नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आज मैं आपको पाठ पूरा करा दिया था, दूसरा इसके प्रश्न उत्तर करा देता हूं। और हमारे सर मोहित सर सामने आए हुए हैं, बहुत प्रिय सर हैं, मजाक सो करते हैं हम। तो आपको पता है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों की मैं व्याख्या करा देता हूं, आपके इसकी पूरी आपको जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। सबसे पहले गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? गुलाम वंश का नाम दास वंश। ठीक है, आप इस प्रश्नों को विशेष ध्यान देना। पाठ है, पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसका मैं थोड़ा एक प्रश्न के 3-4 प्रश्न बना देता हूं ताकि आपके दिक्कत न हो। कल वो घुमा के प्रश्न दे बोर्ड की परीक्षा में। तो जैसे गुलाम वंश का दास वंश भी कहते हैं, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। इसको आपको पता है इल्बरी मामूलक वंश भी कहते हैं, ध्यान में रखना। आपको पता है इसको मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है गुलाम वंश का अन्य नाम। तो आपको पता है गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, मामूलक वंश भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं मामूलक वंश? मामूलक वंश इसलिए कहते हैं कि पिता के रूप में स्वतंत्र वंश के रूप में पैदा हुआ हो, जिसे गुलाम के रूप में खरीद लिया हो, उसको क्या कहते हैं? मामूलक वंश के रूप में। और आपको पता है गुलाम वंश 1206 से आगे देखें 1290 तक का जो शासन था, बहराम शाह तक का, वो शासन गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है गुलाम वंश का नाम एक दास वंश, एक मामूलक वंश, एक इसको देखना आप यदि थोड़ा और बारीकी से पढ़ोगे, इसको इल्बरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, इल्बरी। तो आपको पता है 3-4 इसके नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है गुलाम वंश का नाम। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। पीछे मैंने आपको वीडियो में कराई दिए। और यदि वास्तविक प्रश्न आ जाए तो थोड़ा चेंज हो जाता है। यदि गुलाम वंश का सीधा पूछ ले जब, तो आपको करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि वास्तविक रूप में पूछ ले तो वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश। तो ये आपका क्वेश्चन पहला कंप्लीट। दूसरा देखिए, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अहरे अश्वशाला, आखुर ए अश्वशाला, ये ध्यान में रखना है। आपको पता है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। और दिल्ली सल्तनत में कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं, रजिया सुल्तान का कार्यकाल बताइए। तो आपको पता है रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 1240। ये रजिया सुल्तान का कार्यकाल था। तो आपको ध्यान में, रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 1240। तो इसमें आपको ध्यान में रखना आखुर अश्वशाला, इसे आखुर अश्वशाला के नाम से भी जाना जाता है। आखुर अश्वशाला का मतलब होता है घोड़े का पद दिया हुआ था इसके पास। तो गुलाम वंश का अन्य नाम आपको बता दिया मैंने, गुलाम वंश का दास वंश भी कहते हैं, मामूलक वंश भी कहा जाता था। और ये बता दिया। 2 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको पता है रजिया सुल्तान आखुर ए अश्वशाला के पद पर नियुक्त किया गया था। और एक बड़ी और प्रश्न बनते हैं, रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 1240, ये ध्यान में रखना है। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, ये ध्यान में रखना है। कुर्बा और कुर्ता, ये मतलब ऐसे आपको पता है कुर्बा और टोपी ऐसे पहन मतलब प्रचलन किया था। और रजिया सुल्तान ने कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने याकूत को इस पद पर स्फुट कर दिया था। उस समय में अल्दोज ने इन्हें आक्रमण किया था। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में इसका विरोध किया था कि भाई, ऐसा भी कहा गया था कि यदि आज रजिया सुल्तान नहीं होती, यदि स्त्री नहीं होती, तो इसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। आखुर अश्वशाला का प्रधान दिया गया था इसको पद। और आपको पता है रजिया सुल्तान पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासक थी, आखुर अश्वशाला प्रधान दिया गया था रजिया सुल्तान को। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मतलब पुत्री थी। 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन आइए आप, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासन बलवन कौन था? बलवन। इसकी मैं थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो लौह रक्त की नीति लागू करने वाला शासन कौन था? बलवन। बलवन ने एक तो दीवान ए अर्ज, ये आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज पद स्थापित किया था। ये भी प्रश्न पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में आ गए हैं, दीवान ए अर्ज। तो आपको पता है दीवान ए अर्ज, पीछे आप कमेंट में भी डालोगे, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। आपको पता है सैन्य विभाग स्थापित करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत शासक था। एक आपको मैंने पहले भी बताया था, सिख 1279 में
1279 में सिख पद स्थापित किया था। किसने? बलबन ने। तो आपको पता लो रक्त की नीति लागू करने वाला कौन था? बलबन था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का मतलब था सैन्य विभाग, और आपको मैंने पीछे बता भी दिया था दीवाने अर्ज का जो मुख्य होता था आरिज मुमालिक होता था, आरिज मुमालिक इसका प्रधान होता था। और लो रक्त की नीति स्थापित करने वाला कौन था? बलबन। मैं इस प्रश्नों के पीछे 4-5 प्रश्न बता रहा हूं ताकि आपके वापस रिवाइज हो जाएं। तो लो रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन शासक था। उल्लुक खां इसके बचपन का नाम था। सिख पद स्थापित किया था, सिख जिले को कहा जाता था। 1279 इन्होंने स्थापित किया था। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था। एक प्रश्न और बनता है, बलबन ने, मैंने आपको पता है बलबन के समय में मंगोल जाति ने आक्रमण कर दिया था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था और बलबन ने 2 प्रथा लागू की थी, आपको पता है, सिजदा कोमा पेबोस। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है दीवाने अर्ज आ गया तो अब की बार हो सकता है यहां से प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, सिजदा पेबोस। तो बलबन ने एक ईरानी त्योहार, वो भी मैं बताऊंगा, बलबन ने 2 पद स्थापित किया था, एक सिजदा पेबोस। सिजदा का मतलब होता है घुटने टेक के पैरों को मतलब प्रणाम करना, पेबोस का मतलब होता है दंडवत होकर पैरों को चूमना। तो दोनों ही प्रश्न है, बलबन ने कौन सी प्रथा शुरू की? सिजदा पेबोस। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। बलबन ने सिख पद स्थापित किया 1279 में। एक चीज और आती है बलबन की, बहुत शानदार, आपको बहुत शानदार तरीके से समझना है। बलबन ने, आपको पता है, लो रक्त की क्या अपनाई थी? नीति अपनाई थी। और आपको एक में एक कथन याद आ गया, एक बहुत शान इशामी बर्नी ने कहा था, बर्नी जिसने आपको एक पुस्तक लिखी थी याद है, तारीख फिरोसाई। बर्नी ने कहा था कि गरीब व्यक्तियों को, जब बलबन गरीब व्यक्तियों को देखता था, निर्देश व्यक्तियों को जब देखता था, तो उसके शिराओं में, उसकी धमनियों में खून बहने लग जाता था और वो उसके तलवार से उन व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करता था। इसलिए मतलब बलबन बहुत बुरा व्यक्ति था। तो बलबन ने सिजदा और पेबोस प्रथा की, दीवाने अर्ज पद स्थापित किया और बर्नी ने 1279 में सिख पद स्थापित किया। और बर्नी के बारे में बलबन ने अपना मतलब दरबार के बारे में प्रकाश डाला। और बलबन का बचपन का नाम क्या था? उलुक, ठीक है। और ये किसके बारे में था? बलबन के बारे में। तो अब की ये ध्यान रखना, 3 प्रश्न, तीनों के मैंने 5-5 क्वेश्चन बता दिए आपको, 5 या 6, मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बन के आ जाए बोर्ड की परीक्षा में, क्योंकि इस चीज से 1 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है और यदि वो डिफिकल्ट आता है तो आपके समझ से परे हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब देखो, अब इसने नाम नहीं पूछा है, अब बाबरनामा का फारसी में अनुवाद पूछा है, तो एक व्यक्ति ने तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको पता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद में इसकी व्याख्या बताई भी थी पीछे, आपको बाबर के समय में ध्यान में रखना है। चौथे का प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं मैं, बाबर के समय में जेतुद्दीन, बाबर के समय में बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने कराया? जेतुद्दीन ने करवाया। अब आए आपके सामने हुमायूं के समय में, तो आपको पता है हुमायूं के समय में पायद खां और जैना खां, ध्यान रखना है क्योंकि आजकल क्वेश्चन पेचीदा आते हैं। तो आपको देखना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कितने व्यक्तियों ने? तो बाबर के समय में तो कराया था जेतुद्दीन ने, हुमायूं के समय में आपको मैंने लिखा दिया पायद खां और जैना खां ने। और बात करें अकबर के समय में, तो अकबर के समय में 1590 में आपको पता है रहीम ने, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान, खाना बोल दो बुलाई, रहीम ने करवाया, ठीक है। और उसके बाद में प्रश्न आ जाए शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में, तो शाहजहां के समय में इसका अनुवाद करवाया था अबू तालिब तुरबाती। अलो, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई आ नहीं सकता। यदि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद पूछ रहा है तो चारों का आपको एकदम अच्छी तरह से रट देना है। तो बाबर के समय में, अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब इससे प्रश्न से क्लियरिटी पता नहीं चलता कि किसके बारे में पूछ रहा है। बाबरनामा का चारों व्यक्तियों के नाम बता दिए मैंने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद आपको पता है तुजू के बाबरी, तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी के नाम से बाबर ने आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर ने किस समय में? जेतुद्दीन ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया। बाबर के समय में किसने करवाया? जेतुद्दीन ने। हुमायूं के समय में किसने कराया? पायद खां, जैना खां ने। अकबर के समय में 1590 में रहीम ने करवाया। शाहजहां के समय में अबू तालिब तुरबाती ने करवाया। तो ये आपका इसके
पीडीएफ भी आपके सामने भीम जी उपलब्ध करा देंगे। तो आपको यदि वो प्रश्न हार्ड पूछ लें कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किस किसने करवाया, तो बाबर के समय में जैतुद्दीन ने हो गया, हुमायूं के समय में पायद खां जैना खां हो गया, अकबर के समय 1509 में रहीम अब्दुल रहीम खान काना ने, शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्बाती ने करवाया। तो ये बाबरनामा का फारसी में क्या हो गया, अनुवाद। तो आपको बताया तुजु के बाबरी, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, यदि मुगलों की राजकीय भाषा आ जाए तब तो फारसी करना है, और मुगलों की मातृभाषा आ जाए तब क्या करना है, तुर्की। तो तुजु के बाबरी आत्मकथा, दो ऐसे मुगल शासक, एक बाबर और एक आपको पता है जहांगीर, जिन्होंने स्वयं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। तो ये तो आपका कौन सा, बाबरनामा का। तो इसकी आपको मिली जाएगी, मैंने ले ली इसकी कॉपी। उसके 5वें क्वेश्चन पर आइए आप। शानदार। ग्रांड ट्रंक रोड शासक किसने बनाई, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह। अब इसकी व्याख्या करते हैं। आपको पता है मौर्य काल में ग्रांड ट्रंक रोड का नाम था उत्तरापथ, उत्तरापथ कहते थे। तो आपको पता है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। तो आपको पता है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया, शेरशाह ने। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने कराया, शेरशाह ने। अब वो आपसे इस क्रम से पूछ रहा है, इसका प्राचीन नाम, मौर्य काल में इसका प्राचीन नाम क्या था, उत्तरापथ था। उसके बाद में चलते हैं हम, उसके बाद में इसका और भी प्रश्न बनता है। आपको पता है शेरशाह के समय में इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। शेरशाह के समय में इसका नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड का नाम था सड़क ए आजम। ये ध्यान में रखना है, सड़क ए आजम। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो जीटी रोड, आपने ये प्रश्न रट रखा है सिर्फ कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, लेकिन शेरशाह ने जीटी रोड का नाम जीटी रोड नहीं दिया था। अब देखिए इस प्रश्न का, तो देखिए मौर्यों के समय में इसका नाम उत्तरापथ था, शेरशाह के समय में सड़क ए आजम था। ओकलेड एक अंग्रेज था, गवर्नर था, ओकलेड ने इसका नाम जीटी रोड दिया था, जीटी रोड नाम दिया था। और शेरशाह के समय में, इसके बाद में मैंने आपको बताया दिया, मौर्य काल में इसका नाम क्या था, उत्तरापथ। शेरशाह के समय में सड़क ए आजम कहा जाता था। ओकलेड ने इसका नाम आपको पता है जीटी रोड नाम दिया। और शेरशाह ने, आपको प्रश्न पूछा है कि ग्रांड ट्रंक रोड का किस शासक ने बनवाई, तो आपको पता है इसका पुनर्निर्माण जो कार्य करवाया तो वो किसने कराया, शेरशाह। तो शेरशाह सूरी आपको पता है क्या था, अफगान शासक था। तो इसकी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दे देंगे। देखो शानदार तरीके से, आपको किसी बहकावे में नहीं आना, एकदम शानदार तरीके से हिस्ट्री पॉलिटिकल कराऊंगा आपको गजब तरीके से, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। एक प्रश्न के 10-10 क्वेश्चन बना लेंगे हम। तो आपको बताएं गुलाम हसन का हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, चौथा की मैंने एकदम आपको व्याख्या करा दी, 500 की मैंने एकदम शानदार तरीके से व्याख्या करा दी, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक आपकी समस्या समाप्त। उसके बाद में चलिए आपको मतलब नोट्स उतार लेने हैं, और जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसके बारे में आपको ध्यान से देना है कि जे मैं प्रश्न करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ अपने आप बन जाएगी, इसके नोट्स बन जाएंगे, और आपको बाद में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए पानीपत, छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, पानीपत के तीनों युद्ध बता दूंगा मैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर गया वो मर गया, डरना नहीं है आपको, डर गया वो मर गया। तो आपको पता है पानीपत की दूसरी लड़ाई, सबसे पहले करते हैं हम पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर हो जाएगा आपके, एक चीज क्लियर हो जाएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर की जीत हुई। बाबर की क्या हुई, जीत हुई। छठे प्रश्न का मैं आपको बताऊंगा एकदम व्याख्या। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की क्या हुई थी, जीत। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है। अब मैं पानीपत के दूसरे युद्ध की जानकारी दे रहा हूं आपको। तो पानीपत का प्रथम युद्ध क्लियर। पानीपत आपको ये ध्यान में रखना है, पानीपत का मैदान हरियाणा राज्य में है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और आपको पता है बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने का क्या किया था, प्रयोग किया था, तोप खाना और बारूद का प्रयोग किया था। तो ये तो पहला हुआ आपका। उसके बाद में देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ रहा है ये, पानीपत का दूसरा
युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। एक तो आपको लिखना है अकबर का सेनापति, आपको ध्यान में रखना है, तो बैराम खां, बैराम खां अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति बैराम खां। और इधर आदिल शाह, आदिल शाह का वजीर, आदिल शाह का वजीर हेमू, हेमू के बीच। इसकी कॉपी कर लेना आप, बहुत शानदार टॉपिक है, आपको ओरिजिनलिटी बता दिया मैंने। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी, बैराम खां ने, अकबर की तरफ से बैराम खां था और आदिल शाह का वजीर था हेमू के बीच, मतलब बैराम खां और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि हेमू के आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण वो क्या हो गया था, मूर्छित हो गया था। तो इसकी भी मैंने आपको कॉपी करा दी है। पानीपत का दूसरा युद्ध क्लियर, कोई डिफरेंस आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात है पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मैंने प्रथम युद्ध के बारे में बताई, दूसरे युद्ध के बारे में बताई। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में, 61 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 61 ईस्वी में हुआ। और अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध। तो मैंने पानीपत के तीसरे युद्ध की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, प्रथम युद्ध बता दिया, सेकंड युद्ध, और पानीपत का मैदान कौन से स्टेट में है, हरियाणा राज्य में। तो यहाँ तक आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए मेरा प्रश्न है आगे, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की, 7वां क्वेश्चन। तो इस 7वें का उत्तर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 का एंस। तो आपको पता है हेमू, हेमू आदिल शाह का, हेमू आदिल शाह का वजीर था, वजीर था। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ, हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 22 में जीत। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन में क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं फिर 2 नंबर पार्ट लेकर, दूसरा पार्ट का जो प्रश्नोत्तर चल रहे थे वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और पढ़िए आप ज़्यादा से ज़्यादा। आपके कोई भी प्रश्न की समस्या होगी उसका निराकरण हम करेंगे। आपके सामने हरिराम भार्गव हर समस्या के लेकर उपस्थित है और कोई प्रश्न में डाउटफुल नहीं रहने देंगे। आपको शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। और क्लासेस शुरू हो गई है, आप परामर्श सलाह लेने के लिए आ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो देखिए हेमू हमने कर लिया था। आज है विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको पता है, ये ध्यान में रखना थोड़ा। प्रश्न नंबर यदि 8 नंबर, क्वेश्चन 8 का एंस, ये ध्यान में रखना है। तो आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में था, अकबर और हेमू के बीच। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की
थर्मोपल्ली कहा, थर्मोपल्ली कहा था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। समझ में आ गई? ये आपको ध्यान में रखना है सब चीजें कि हल्दी घाटी का युद्ध, 8वें प्रश्न का उत्तर, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। इसके आपको स्क्रीनशॉट हमारे भीमजी सर PDF भी भेज देना सर, आपके बारे पॉलिटिकल की और ये जो 10वीं बना रहा हूँ इसको आप PDF भेज देना, आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये आपका पता है हल्दी घाटी का युद्ध का जो टॉपिक है वो मैंने 8वें प्रश्न का उत्तर करा दिया है। क्लियर? तो इसकी कॉपी आपको मैंने कराई दी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर देखिए, आंसर। तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहे अकबर ने कौन सा धर्म चलाया। तो देखो, अकबर ने 1582 ईस्वी में अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और बीरबल पहला हिंदू था। बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। तो आपको पता है अकबर ने 1582 से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया और अब तक 18 शासकों ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। क्लियर? तो ये कौन से क्वेश्चन का उत्तर है? एक चीज और लिखाएंगे, ये उतारिए आप। तो आपको पता है 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। और अब 18 शासकों ने अब 1818 शासकों ने दीन ए इलाही धर्म क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में देखिए आपको शानदार क्वेश्चन, ये तो होगा आपका कौन सा क्वेश्चन? 9वां। तो बहुत शानदार टॉपिक है। 9वां क्वेश्चन हो गया, अकबर ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? दीन ए इलाही धर्म क्या किया था? स्वीकार किया था। उसके बाद में देखिए 10वें क्वेश्चन में आइए, बहमनी साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए उत्तर एंस बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहमनी साम्राज्य की ध्यान में रखना है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। उस समय में
दिल्ली सल्तनत में, उस समय में दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। उस समय में दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये ध्यान में रखना आपको। तो इसकी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। उस समय में दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय में क्या था? शासन था। तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का उत्तर करा दिया है मैंने। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया था? तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, आप इसका एनालिसिस करा देता हूँ मैं। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से? तो लिखो अकाल तख्त का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण सिखों के 8वें गुरु, तो अकाल तख्त का निर्माण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने, सिखों के दोबारा देखना, अकाल तख्त का निर्माण किस सिखों के कौन से हैं? तो अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त का निर्माण सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। हेलो, ये हो गया इसका उत्तर। तो अकाल तख्त का निर्माण सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया था? अकाल तख्त के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ? 10वां क्वेश्चन। आप 11वां क्वेश्चन का उत्तर हो गए हैं। फिर देखिए आपको 12वां क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 एंस, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था और गंगाधर भट्ट ने करवाया था। पिता का नाम साहेजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और गुरु का नाम समर्थ रामदास। इसलिए मैंने 1% के 5-7 प्रश्न बता दिए हैं। तो आपको पता है शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 में रायगढ़ में, महाराष्ट्र में गंगाधर भट्ट ने इसका राज्याभिषेक करवाया था। पिता साहजी भोसले था, माता जीजाबाई थी और गुरु समर्थ रामदास ने इन्होंने क्या प्राप्त की थी? शिक्षा दी थी। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ? ये आपको पता है क्वेश्चन हो गया आपका 12वां क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए 13वें क्वेश्चन में बहुत शानदार टॉपिक है। 13वें क्वेश्चन में आते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है हमीर चौहान कहाँ का शासक था? तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, हमीर चौहान रणथंभौर का शासक था। 1301 ईस्वी में
1300 हमीर चौहान रणथंभौर का शासक था। 1321 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये आपका कौन सा हुआ? हमीर चौहान कहाँ का शासक था? रणथंभौर का। तो आपको पता है हमीर चौहान रणथंभौर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया था और हमीर की पत्नी रंगा देवी ने जोहर कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कौन सा? रणथंभौर वाला। उसके बाद में देखिए अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 14। अमर सिंह का फाटक दिल्ली में है। ये हो गया आपका कौन से क्वेश्चन का उत्तर? ये आपका हो गया अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? तो अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? दिल्ली में। क्लियर। उसके बाद में देखिए ये आपने कर लिया वाला अमर सिंह का फाटक कहाँ है? अमर सिंह का फाटक दिल्ली में है। तो अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं। 14 हो गए। उसके बाद में देखिए बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे शानदार तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन लघुरात्मक, मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं निम्नलिखित है। देखो, दोआब में करवर्दी, दोआब में करवर्दी कर दी थी इसने। दोआब में करवर्दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक एक दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसे पागल बादशाह कहा जाता था, इसे रक्त पिपासु कहा जाता था, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, पहला है दोआब में करवर्दी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी है आपको पता है कराजल विजय अभियान। चौथा राजधानी परिवर्तन। और पांचवा खुरासन पर विजय। ये सांकेतिक आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, दोआब में करवर्दी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराजल विजय अभियान, राजधानी परिवर्तन, खुरासन पर विजय। ये 5 योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक। आपको देखो प्रश्न पूछा मोहम्मद बिन 5 योजनाओं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था, रक्त पिपासु कहा जाता था, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में मोरक्को दक्षिण अफ्रीका से एक इब्न बतूता नामक व्यक्ति आया था, जिन्होंने सफ़रनामा रेहला क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी और अरबी भाषा में लिखी गई थी। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको पता है दीवान अमीर कोई पद स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दीवान अमीर कोई क्या स्थापित किया था? पद स्थापित किया था। और ये कृषि विभाग का क्या था? ये पद था। तो हम देखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी 5 योजनाएं। दोआब में करवर्दी, दोआब में टैक्स बढ़ा दिया था, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, उन्होंने तांबे और चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कराजल विजय अभियान, राजधानी परिवर्तन, इन्होंने दिल्ली से देवगिरी से दिल्ली, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी। और खुरासन पर भी विजय की थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की ये 5 क्या थी? योजनाएं थी। तो मैंने आपको समझा दिया है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? लघुरात्मक क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद में देखिए आप
2 नंबर क्वेश्चन लघुरात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 सिकंदरी गज। सिकंदरी गज, तो देखिए इसके बारे में सुनिए आप। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी नाम का एक शासक हुआ था, तो सिकंदरी गज इकाई होती थी। अब हम पूछेंगे सिकंदरी गज में 5 पंक्तियां पूछ रहा है वो, तो हम कहेंगे सिकंदरी गज का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। इससे 39 अंगुल की होती थी, तो ये लिखना सिकंदरी गज। सिकंदरी गज, सिकंदरी गज भूमि मापने की इकाई थी। सिकंदरी गज भूमि मापने की क्या थी? इकाई थी। इसका निर्माण तो हम कहेंगे सिकंदरी गज भूमि मापने की एक इकाई थी। इसका निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था, जो 39 अंगुल की होती थी, जो 41 अंगुल की होती थी। सिकंदर लोदी गुलरुख नाम से कविताएं, सिकंदर लोदी गुलरुख नाम से कविताएं लिखा करता था और आगरा शहर बसाया था। यह हुआ आपका कौन सा? सिकंदर लोदी। लघुरात्मक क्वेश्चन 2 का आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो इतना विस्तार से बताया मैंने जिसकी कोई सीमा नहीं। आगे चलते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन में लघुरात्मक में, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ मैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, फरीद खां का नाम है और पीछे मैंने बता दिया लघुरात्मक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लघुरात्मक क्वेश्चन, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो आपको देखो शेरशाह का बचपन का नाम, तो देखिए शेरशाह का बचपन का नाम, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। फरीद था। ये फरीद खां की उपाधि दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने दी थी। ध्यान में रखना। और शेरशाह आपको पता सड़क निर्माण और प्रशासन के लिए जाना जाता है, इसका बहुत शानदार टॉपिक था। तो हम शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां की उपाधि दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने दी थी। और शेरशाह सड़क निर्माण के लिए जाना जाता था, शेरशाह प्रशासन के लिए जाना जाता था। शेरशाह ने आपको पता है 4 विभाग स्थापित किए, दीवाने अर्ज, दीवाने इशारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने ईशा, दीवाने वरीद, इस तरह से विभाग स्थापित किए थे। और शेरशाह ने ग्रांटक रोड, जीटी रोड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये भी आपका टॉपिक। तो आपको पता है फरीद को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। तो लघुरात्मक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका क्या हुआ? उत्तर हुआ। क्लियर? आगे चलता हूं मैं। उसके बाद में देखिए आपका वो टॉपिक है 5वां क्वेश्चन, 5वां है, हाँ 4था, विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लघुरात्मक, विजयनगर साम्राज्य। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा कीजिए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का
हरियरबुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। भाइयों ने की थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियरबुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो संगम वंश के नाम से, जो संगम वंश के नाम से जाना जाता है। विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे विकसित हुआ। यहाँ पर पंपा देवी नामक देवी की पूजा होती थी। और विजयनगर साम्राज्य में निकोला कोटी और अब्दुल रजाक जैसे यात्री आए थे। और विजयनगर साम्राज्य के शासक, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। उस समय में भारत में मुगल शासक बाबर का समय था। तो ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ? विजयनगर साम्राज्य का। तो आज मैं आपको विजयनगर साम्राज्य तक करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम, आपको पता है विजयनगर मैंने करा दिया, राव सेका, बंदा बैरागी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन बताऊंगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।